सर्किट के लिए एक बहुत सिंपल सी बात है जो आपको हमेशा याद रखनी है। कोई भी सर्किट होता है ना, अगर उस सर्किट में रास्ते बढ़ते हैं तो धारा बढ़ती है। अगर किसी सर्किट के अंदर रास्ता चेंज नहीं हो रहा है तो धारा चेंज नहीं होगी। मैं आपको और सिंप्लीफाई करने के लिए समझाता हूं। आपने पानी का फ्लो देखा है, पाइप के अंदर जब पानी जाता है तो जो पाइप के अंदर जब पानी जा रहा होता है तो जैसा पानी का फ्लो होता है आप वैसा ही करंट का फ्लो देख सकते हैं, आप वैसा ही आवेश का फ्लो देख सकते हैं। आपके लिए बड़ा आसान होगा। ये मत सोचना कि सर आवेश Q प्लस क्यू प्लस क्यू थ्री क्यू हो जाएगा, नहीं, तार तो वही है ना। तो पहले उस तार में से आवेश क्यों बह रहा था, तीन संधारित्र लगे हुए थे तो तीनों में क्यों 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 गया। अब तीनों को हटा के आपने एक लगा दिया, तार तो वही है तो आवेश तो वही बहेगा क्यों। प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन में आपको याद होगा, नहीं है तो थोड़े टाइम में पढ़ लोगे आप, कि आर इक्वलेंट कितना आता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। हाँ जी बच्चों, ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है, जस्ट रेज योर हैंड्स, एवरीथिंग इज फाइन। चलो, तो संधारित्रों का संयोजन हम लोग हेडिंग स्टार्ट कर चुके थे। आज हम लोग संधारित्रों का पहला संयोजन देखेंगे जिसका नाम है श्रेणीक्रम संयोजन। तो पुट ऑन द हेडिंग संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन। संधारित्रों का संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ना, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन of capacitors, series combination of capacitors। सीरीज कॉम्बिनेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन का बेसिक मीनिंग होता है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लाइन में चीजों को अरेंज करना, उसको बोलते हैं सीरीज, है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो हम लोग डिफाइन कैसे कर रहे होते हैं? हम लोग ऐसे डिफाइन कर रहे होते हैं कि इस प्रकार के संयोजन में हम जितने भी संधारित्र होते हैं उनको एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक क्रम में जोड़ते हुए चलते हैं। तो लिखेंगे इस संयोजन में, इस संयोजन में इस संयोजन में इस संयोजन में संधारित्रों को एक के बाद एक, संधारित्रों को एक के बाद एक, इस संयोजन में संधारित्रों को एक के बाद एक क्रम में जोड़ा जाता है। एक के बाद एक एक के बाद एक एक के बाद एक क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, अब हम यहां पे ऐसा मान के चल रहे हैं कि हम तीन संधारित्र हमारे पास हैं, जिसमें पहले वाले की धारिता है C1, दूसरे वाले की है C2, तीसरे वाले की है C3 और उसको अपन ने श्रेणी क्रम में जोड़ा है। तो माना तीन संधारित्र, माना तीन संधारित्र, हम डेरिवेशन करने के लिए मान रहे हैं ऐसा, माना तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं, जिनकी धारिताएं C1, C2 एवं C3 हैं, को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है।
को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, तो इनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है। अब बहुत ध्यान देने वाली बात रहेगी, एक बार फटाफट से हम लोग एनालाइज करेंगे सर्किट को, तो ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। हमारे पास बेटा 3 संधारित्र हैं। पहला संधारित्र है जिसकी धारिता C1 है, वो ये रहा। दूसरा संधारित्र है जिसकी धारिता C2 है, वो ये रहा। तीसरा संधारित्र है जिसकी धारिता C3 है, वो ये रहा। सही है। हम क्या करते हैं, हम इन तीनों संधारित्रों को एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। मान लेते हैं हमने V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ऐसे। ये V वोल्ट की बैटरी है, इससे कनेक्ट कर दिया, ये कुंजी लगा दी। सर्किट के लिए एक बहुत सिंपल सी बात है जो आपको हमेशा याद रखनी है। कोई भी सर्किट होता है ना, अगर उस सर्किट में रास्ते बढ़ते हैं तो धारा बढ़ती है। अगर किसी सर्किट के अंदर रास्ता चेंज नहीं हो रहा है तो धारा चेंज नहीं होगी। मैं आपको और सिंप्लीफाई करने के लिए समझाता हूं। आपने पानी का फ्लो देखा है, पाइप के अंदर जब पानी जाता है, तो जो पाइप के अंदर जब पानी जा रहा होता है, तो जैसा पानी का फ्लो होता है आप वैसा ही करंट का फ्लो देख सकते हैं, आप वैसा ही आवेश का फ्लो देख सकते हैं। आपके लिए बड़ा आसान होगा। कैसे भी अपन चेक करते हैं। आप ये सोचो कि जैसे ही अपन यहाँ से चार्ज करना स्टार्ट करेंगे, मतलब इस कुंजी को बंद करेंगे, ये सर्किट में करंट बहेगी, हम चार्ज करना शुरू करेंगे, तो अगर इस वाली प्लेट पर क्यू चार्ज डेवलप होता है तो इस वाली प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज डेवलप होगा, इस वाली प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज डेवलप होगा, इस पे माइनस क्यू चार्ज डेवलप होगा, इस पे प्लस क्यू चार्ज डेवलप होगा, इस पे माइनस क्यू चार्ज डेवलप होगा। मतलब मैं सिंपल भाषा में ये बोलना चाह रहा हूं कि संधारित्र जो है, उन तीनों संधारित्रों के ऊपर एक समान आवेश आएगा। क्या आप इस एक समान आवेश वाली बात से सहमत है? अगर नहीं है तो आप ऐसे सोचिए कि अगर ये एक पाइप है, इस पाइप में यहां से मैं पानी डालता हूं, तो अगर मैंने यहां से पानी डाला 10 लीटर, तो क्या वो पानी के पास जाने के लिए 2 रास्ते हैं या एक ही रास्ता है? यहाँ पे 2 पाइप हैं या एक ही पाइप है? आप कहोगे सर एक ही पाइप है। तो अगर एक ही पाइप है तो यहां से अगर आपने 10 लीटर पानी डाला है तो इधर भी 10 लीटर जाएगा ना, इधर भी 10 लीटर जाएगा, राइट। तो जब रास्ता नहीं चेंज होता है तो धारा या आवेश चेंज नहीं होता है, एक ही रास्ता है। क्या हम इस बात को समझ पाए? एक बार हाथ ऊपर करेंगे सभी बच्चे, वेरी गुड। तो फिर क्या चीज चेंज होगी? विभवांतर चेंज होगा। कैसे? देखो, ये संधारित्र किन पॉइंट्स के बीच में लगा हुआ है? इन 2 पॉइंट्स के बीच में लगा हुआ है, तो इसका जो विभवांतर है वो अलग होगा। जैसे मान लो ये पॉइंट को अपन ए नाम दे रहे हैं, इसको बी नाम दे रहे हैं, तो जो विभवांतर है वो V1 है, मान लीजिए ऐसे। ये पॉइंट सी है, तो यहां जो विभवांतर है वो V2 है, यहां जो विभवांतर है वो V3 है। अगर मैं आपको बोलूं कि कोई डायरेक्ट ट्रिक है क्या इसकी पता लगाने की, तो हाँ है, बिल्कुल है। मैं आपको बता सकता हूं वो ट्रिक। आप चाहें तो कैप्सूल बना के साइड में कहीं पे लिख सकते हैं, डेरिवेशन का पार्ट नहीं है वो। अगर रास्ता बटता है, बटने का मतलब क्या होता है? रास्ता ऐसे आ रहा है, 2 हिस्सों में बट गया, ऐसे। अगर रास्ता बटता है तब करंट या आवेश चेंज होगा। मतलब अगर रास्ता बट रहा है, रास्ता टूट रहा है कहीं जाके, जैसे आगे ऐसे आ रहा है, ये तार ऐसे आ रहा है, तार 2 हिस्सों में बट गया, तो धारा भी बढ़ जाएगी, है ना। सही है। जो बच्चों ने नया ज्वाइन किया है, दे हैव टू वेट फॉर सम टाइम इन फिजिक्स, है ना। दे हैव टू वेट फॉर सम टाइम। उनको 1-2 दिन 4 दिन वेट करना पड़ेगा। शायद मंडे से नया चैप्टर शुरू होगा, विद्युत धारा, वहाँ से वो बच्चे साथ में आ जाएंगे और पुराने चैप्टर्स को हम लोग रिवाइज करेंगे, तो उसका शेड्यूल भी आपको मिल जाएगा। एक 1 शॉट तो डला हुआ है फर्स्ट चैप्टर का, वहाँ से वो शुरुआत कर सकते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स देख के रख सकते हैं। और शाम को 6 बजे बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास हो रही है, तो उस क्लास के लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ भी आके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये नए बच्चों के लिए है। केमिस्ट्री में नए बच्चों के लिए कल से ही नया चैप्टर शुरू हो रहा है। मैं आज से नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आज आप एनसीईआरटी कर लीजिए, एक लेक्चर जो अपलोड हुआ था उसको देख लीजिए। कल से हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे होंगे, केमिकल काइनेटिक्स, तो वहाँ से आप साथ में आ सकते हैं। ठीक है, नए बच्चों के लिए ऐसा है।
हाँ, तो अगर रास्ता बट रहा है तो आई और क्यू चेंज होगा, ठीक है। और अगर पॉइंट्स चेंज होंगे, अगर पॉइंट्स चेंज होंगे, अगर पॉइंट्स चेंज होंगे तब v चेंज होगा, v मतलब विभवांतर चेंज होगा, तब विभवांतर चेंज होगा। ये एक सही तरीका है, मतलब ठीक है, हाँ, इससे आप काफ़ी हद तक चीज़ों को सही तरीके से देख पाओगे, मैनेज कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा है, ठीक है। इसको हमेशा याद रखेंगे हम। यहां पे आपने देखा क्या रास्ता बट रहा था बेटा, ऑब्जर्व करो, क्या रास्ता बट रहा था, क्या रास्ता बट रहा था। जब हम रास्ते की बात करें तो यहां से देखें, यहां से अपन चले, एक ही रास्ता है, तो जब रास्ता एक ही है तो आई और क्यू सेम रहेंगे ना, आवेश और क्यू सेम रहेगा, बिल्कुल वही लॉजिक है। और अगर पॉइंट सेम है क्या, देखो आपको क्या समझ में आया कि अगर पॉइंट्स चेंज होंगे तो विभवांतर चेंज होगा। क्या यहाँ पे पॉइंट सेम है क्या, नहीं सर, जो C1 है वो A और B के बीच में है, जो C2 है वो B और C के बीच में है, जो C3 है वो C और D के बीच में है, तो यहाँ पर सेम नहीं है पॉइंट्स, इसलिए विभवांतर भी सेम नहीं है। देखो V1 V2 V3 इस तरीके से है। तो ये आपका सर्किट हो, आई होप आपको सर्किट जो है बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब मुझे एक बात बताओ छोटी सी, क्या आपको तुल्य के बारे में पता है, तुल्य परिपथ के बारे में पता है कि तुल्य परिपथ क्या चीज होती है। एक्चुअल में तुल्य का मतलब होता है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब होता है बराबर, पर बराबर कैसे समझाता हूं। जैसे मान लो एक दीवार है, उस दीवार को 8 मजदूर जो हैं वो सुबह से शाम तक मिलकर के बनाते हैं, 8 मजदूर, और एक एकदम ऐसा मतलब हट्टा कट्टा मजदूर आता है और वो अकेला ही उस दीवार को एक दिन में बना देता है। तो हम क्या बोलेंगे, इन 8 लोगों ने जो काम जितने समय में किया, इस एक बंदे ने वही काम उतने समय में अकेले कर दिया, तो इन 8 लोगों के तुल्य कहा जाएगा इस एक बंदे को। तो क्या हम तुल्य की परिभाषा समझते हैं। यहां पे तुल्य परिपथ कैसे बनाएंगे, ये C1 C2 C3 तीनों मिलकर के जो काम कर रहे हैं, अगर कोई ऐसा संधारित्र आ जाए जो अकेला उस काम को कर दे, तो हम क्या बोलेंगे कि इन तीनों के वो तुल्य है। अच्छा, ये तीनों मिलके क्या कर रहे हैं, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये तुल्य संधारित्र है अपना, तो इसके संधारित्र की धारिता को सी तुल्य कहा जाएगा। कर क्या रहा है, देखो ये तीनों किस पॉइंट पे लगे हुए, ए और डी पे, ये अकेला लग जाएगा ए और डी के बीच में, है ना। तो अपन ने ए और डी के बीच में जहां पहले 3 लगा रखे थे, अभी अकेला लगा दिया, ठीक है। ये तीनों मिलकर के बैटरी को झेल रहे थे, अब ये अकेला बैटरी को झेलेगा। अच्छा, आप ऑब्जर्व करें, ये जो V है ये 3 हिस्सों में बट रहा था, V1 V2 V3, मतलब इस V को ये तीनों मिलकर के झेल रहे थे। अगर ये 20 वोल्ट है, 25 वोल्ट है, तो ये आधा 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 ऐसे झेल रहे होंगे, पर अब ये तीनों हट करके एक लग चुका है, तो आपका ये जो V है ये V1 V2 V3 के रूप में ये तीनों अलग अलग झेल रहे थे, अब इसको अकेले को पूरा V झेलना पड़ेगा, ऐसा है। अच्छा, आवेश की बात करें, या तार तो वही है, तो जो आवेश Q इनके अंदर से जा रहा था, इसके अंदर भी आवेश Q जाएगा। ये मत सोचना कि सर आवेश Q प्लस Q प्लस Q 3Q हो जाएगा, नहीं, तार तो वही है ना। तो पहले उस तार में से आवेश क्यों बह रहा था, 3 संधारित्र लगे हुए थे, तो तीनों में क्यों 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 गया, अब तीनों को हटा के आपने एक लगा दिया, तार तो वही है, तो आवेश तो वही बहेगा क्यों। हाँ, तो ये इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ये जो मैंने बनाया है ये आपका सी तुल्य है। तो सी तुल्य बेसिकली कर क्या रहा है, ये तीनों मिलकर के वी को झेल रहे हैं, ये अकेला वी को झेल रहा है, ये इस तार में से करंट आवेश क्यों जा रहा है, इसने आवेश क्यों ले लिया है, ऐसे आप बोल सकते हैं। इज इट फाइन, ओके। चलिए अब हम डेरिवेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। श्रेणिक्रम संयोजन के लिए आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि श्रेणिक्रम संयोजन में सभी संधारित्रों पर क्या चीज बराबर रहती है, आवेश बराबर रहता है। तो लिखें, श्रेणिक्रम संयोजन में श्रेणिक्रम संयोजन में
सभी संधारित्रों पर आवेश एक समान रहता है। सभी संधारित्रों पर सभी संधारित्रों पर आवेश एक समान रहता है। हाँ सही बात है, आता है समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन यही चीज प्रथम संधारित्र के लिए अगर फॉर्मूला देखें तो कैसा लगेगा। प्रथम संधारित्र के लिए अच्छा एक छोटी सी बात बताओ मुझे कि एक फॉर्मूला होता है जो आपने पढ़ रखा होगा, पहले ही पढ़ लिया होगा, 2 दिन पहले से अपने पढ़ रखा है, Q इज इक्वल टू सी वी। तो यहाँ से V इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाय सी, है ना। Q इज इक्वल टू सी वी, तो V क्या होगा आपका Q बाय सी। तो प्रथम संधारित्र के अपन क्या लिख सकते हैं, प्रथम संधारित्र के लिए विभवांतर V1 है, आवेश Q है और धारिता C1 है। तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन में C1। सेट इक्वेशन नंबर 1। दिक्कत तो नहीं है, आराम से है। प्रथम संधारित्र के अपन क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू सी वी, तो V बराबर Q बाय सी। ठीक है अभिषेक। अब अपन द्वितीय संधारित्र के लिए देख रहे हैं, आप साथ साथ चाहें तो लिखते हुए चल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये। द्वितीय संधारित्र के लिए हम कैसे लिख रहे होंगे वैभव। द्वितीय संधारित्र के लिए कैसे होगा, देखो विभवांतर कितना है V2, आवेश कितना है Q और धारिता कितनी है C2। तो क्या हम ऐसे लिखेंगे, V2 इज इक्वल टू Q अपॉन में C2। ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। कंफर्टेबल है सब बच्चे। साक्षी ठीक है, ओके बढ़िया। तृतीय संधारित्र के लिए कैसे लिखेंगे, तृतीय संधारित्र के लिए ऐसे होगा क्या, V3 इज इक्वल टू Q बाय C3। सेट इक्वेशन नंबर 3। अच्छा तुल्य परिपथ से कैसे लिखेंगे, तुल्य परिपथ से देख लेते हैं। तो तुल्य परिपथ में ये जो आपका V है, ये V बराबर होगा C तुल्य Q अपॉन C तुल्य। तो V बराबर क्या होगा, Q अपॉन में C तुल्य। सेट इक्वेशन नंबर 4। अच्छा परिपथ से हम एक बात और बोल सकते हैं, इस परिपथ को देखते हुए हम लोग एक बात और बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इस परिपथ को ध्यान से देखें तो परिपथ को देख के हम एक बात बोल सकते हैं कि V जो है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर है ना। ये जो V है वो 3 हिस्सों में बट रहा है ना, देखो ये जो V है वो 3 हिस्सों में बट रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V इज इक्वल टू, परिपथ से हम बोल सकते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा अगर हम चारों समीकरण की बात करें तो समीकरण 1, 2, 3 व 4 से, समीकरण 1, 2, 3 व 4 से आप कैसे लिख पाएंगे, V को आप लिख सकते हैं Q अपॉन में C तुल्य, V1 को आप लिख पाएंगे Q अपॉन में C1, V2 को आप लिख पाएंगे Q अपॉन में C2, V3 को आप लिख पाएंगे Q अपॉन में C3। ऐसे हो जाएगा। क्या आप समझ सकते हैं कि हम Q को कॉमन निकाल सकते हैं इधर राइट हैंड साइड में। तो Q अपॉन C तुल्य बराबर, अगर मैं यहाँ से Q को कॉमन निकाल लेता हूँ तो स्थिति कैसी बनेगी, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो आपका Q से Q कैंसिल हो जाएगा। तो अगले पेज पे कर लें, लिख लो फटाफट। नेक्स्ट पेज पे लेंगे 1 अपॉन C तुल्य बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 हो जाएगा, है ना। लिख लो आराम से। आकाश ठीक है,
पूनम, हृदय चल पा रहे हैं साथ में, दिक्कत नहीं है? ओके। मैं यहीं लिख दूं क्या? ये ऐसा हो जाएगा 1/c तुल्य बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ऐसा दिखेगा। शानदार है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है। इस रिजल्ट को हमेशा के लिए अपन याद रखेंगे। अभी इसके लिए खास खास बातें लिख लेते हैं। अर्पिता कंफर्टेबल? ओके। चलो, अब हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आया है वो क्या है? 1/c तुल्य इज इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ये हमारे पास फॉर्मूला निकल कर के आया है श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। हाँ, आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि दिमाग में जब आप प्रतिरोध लेके चलोगे, क्योंकि आपने प्रतिरोध पढ़ रखा होगा, क्लास 10th का कुछ कुछ याद है, वैसे अपन चैप्टर नंबर 3 में प्रतिरोध पढ़ेंगे। प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन में आपको याद होगा, नहीं है तो थोड़े टाइम में पढ़ लोगे आप, कि R इक्विवेलेंट कितना आता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो दिमाग में सवाल करते वक्त याद रखना है कि आपके रेजिस्टेंस के लिए, प्रतिरोध के लिए जो फॉर्मूला है उसका उल्टा है यहाँ पे। मतलब वहां पे पार्श्व क्रम में होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ श्रेणी क्रम में है 1/c तुल्य बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो ऐसे मैंने आपको बता दिया कि आप थोड़ा सा दिमाग में रखें। अच्छा, चलिए अब हम सारे स्पेशल पॉइंट्स लिख लेते हैं या फिर समराइज कर लेते हैं, एक समरी बना लेते हैं छोटी सी श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। अगर हम श्रेणी क्रम संयोजन की एक समरी बनाएं तो समरी का फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? श्रेणी क्रम संयोजन के लिए अगर हम समरी बनाएं तो समरी का फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? अगर हम श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं तो श्रेणी क्रम संयोजन में आपने पहली चीज क्या देखी? पहली चीज आपने ये देखी कि Q सेम रहता है, Q एक समान रहता है। मतलब अगर सभी संधारित्रों के अंदर Q एक समान है तो हम बोलेंगे कि वो श्रेणी क्रम में है ना? सही बात है। सेकंड चीज, अगर अपन n संधारित्रों के लिए देखें मतलब ऐसा मान लो कि जैसे लाइन से n संधारित्र लगे हुए हैं, एक संधारित्र लगा हुआ है C1, दूसरा लगा हुआ है C2 और फिर ऐसे तीसरा लगा हुआ है C3, ऐसे काफ़ी सारे लगे हुए हैं और लास्ट में लगा हुआ है Cn। मतलब ऐसे कितने संधारित्र हैं? n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अगर 3 जुड़े हुए होंगे तो फॉर्मूला क्या है? 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। 4 है तो क्या हो जाएगा? प्लस में 1/c4 आ जाएगा। 5 है तो प्लस में 1/c5 आ जाएगा। ऐसे n तक हैं तो प्लस में आगे कहाँ तक आ जाएगा? 1/cn तक आ जाएगा। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा कि 1/c इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट लिखते हैं इसको, तुल्य को, तो तुल्य लिखो चाहे इक्विवेलेंट लिखो, एक ही बात होती है। इक्विवेलेंट तो मैं शॉर्ट में EQ यूज कर लूंगा, है ना, एक ही बात है। कैसे लिखा जाएगा? 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 कहाँ तक जाएगा बेटा? 1/cn तक जाएगा। तो ये श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में एक और पॉइंट आपने सीखा। अच्छा, अब जब हम समरी बना ही रहे हैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी लिख लेते हैं। जैसे मान लो 2 संधारित्र आपने लगाए एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे, जिनकी धारिता बिल्कुल सेम है, C और C। तो एक बार 1/c इक्विवेलेंट निकाल के देखते हैं। तो 1/c इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? 1/c1, 1/c1 की जगह C है, प्लस 1/c2, 1/c2 की जगह भी C है, तो ये आपका आ गया 2/c। तो 1/c इक्विवेलेंट कितना आ गया? 2/c। मतलब C इक्विवेलेंट कितना आ गया? C/2। मतलब अगर 2 आपने संधारित्र लगा रखे हैं जिनकी धारिता बिल्कुल बराबर है श्रेणी क्रम में, तो C इक्विवेलेंट किसी एक का आधा आता है। मतलब
मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो आपने दो अटैच कर दिए, एक आपके पास है 4 माइक्रोफेरेड का और दूसरा भी आपके पास है 4 माइक्रोफेरेड का। ऐसे आपने दो एक समान एक दूसरे के साथ में श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, तो जो सी इक्वलेंट आएगा वो किसी एक का आधा आ जाएगा, C/2 किसी एक का आधा आ जाएगा, 4/2 कितना आ जाएगा, 2 माइक्रोफेरेड। गॉट इट। अगर मान लो आपने दो जोड़ दिए आपस में 3 3 माइक्रोफेरेड के, तो सी इक्वलेंट कितना आएगा, मन में बोलो फटाफट। 3/2 1.5 माइक्रोफेरेड। अगर मान लो आपने 6 और 6 को आपस में श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया, तो इक्विवेलेंट कितना आएगा, 3 आ जाएगा, है ना, 6/2 3 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अगर आप श्रेणी क्रम में एक समान जोड़ रहे हो तो किसी एक का आधा हो जाएगा। ये स्पेशल पॉइंट है, इसको भूलना नहीं है, फटाफट फटाफट सवाल करने में कभी कभी काम आ जाता है। अच्छा, एक छोटी सी बात और है, एक काम करो, तीन श्रेणी क्रम के अंदर तीन लोगों को जोड़ते हैं अपन 3 लोगों को जोड़ते हैं, इधर ध्यान देंगे। अपन 1 माइक्रोफेरेड को लेते हैं, अपन 2 माइक्रोफेरेड को लेते हैं और अपन 3 माइक्रोफेरेड को लेते हैं। आप सी इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करो कि अगर मैंने तीनों को ऐसे कनेक्ट किया है आपस में तो सी इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा। लगाओ फॉर्मूला, क्या कैसे लगेगा फॉर्मूला, 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो फॉर्मूला कैसे लगेगा बेटा, 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। एलसीएम आ जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2, तो ये कितना आ गया, 11/6। तो 1/C इक्विवेलेंट कितना आ गया, 11/6। ठीक है, तो सी इक्विवेलेंट कितना आ गया, 6/11, लगभग 0.5 के बराबर, अप्रोक्सीमेटली, है ना। मुझे आपको सिखाना क्या था वो देखो, मुझे आपको ये सिखाना था कि अपन ने जितने भी संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया, जब अपन ने तुल्य धारिता निकाली तो वो तुल्य धारिता उन सभी संधारित्रों में जो सबसे छोटा था उससे भी छोटी आई है। ये मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि आपने अगर 2 या 3 या 4 लोगों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो जो आपका संधारित्र सबसे छोटा है ना, तुल्य प्रतिरोध उस सबसे छोटे वाले से भी छोटा आएगा। जैसे यहां पे 1 2 और 3 को हमने कनेक्ट किया तो 1 2 और 3 में सबसे छोटा कौन था, 1 था, तो 1 से भी छोटा आया है। ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बोलूं कि 3 माइक्रोफेरेड 6 माइक्रोफेरेड और 1 माइक्रोफेरेड इनको आपस में जोड़ा है, तो श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध आएगा इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, 1, उससे भी छोटा आएगा। मान लो आपने जोड़ा है 3 को, 10 को और 12 को, तो जो तुल्य प्रतिरोध आएगा इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, 3, तो 3 से भी छोटा आएगा। ये मैं कहना चाह रहा हूं। आई होप यू गॉट द पॉइंट, रेज योर हैंड्स। चलो लिख लो फटाफट। तो श्रेणीक्रम, आप इसका एग्जांपल लिख सकते हैं, श्रेणीक्रम संयोजन में, श्रेणीक्रम संयोजन में, श्रेणीक्रम संयोजन में तुल्य धारिता, तुल्य धारिता सबसे छोटे वाले संधारित्र से भी छोटी आती है। तुल्य धारिता सबसे छोटे वाले संधारित्र से भी, सबसे छोटे वाले संधारित्र से भी छोटी आती है। सबसे छोटे वाले संधारित्र से भी छोटी आती है। ऐसा है।
अच्छा, एक चीज और देखते हैं। आपने अभी भी देखा कि Q इज इक्वल टू होता है CV, है ना। तो इस हिसाब से अपन V क्या लिख सकते हैं, Q/C। अच्छा, ऑब्जर्व करेंगे बच्चों, Q इज इक्वल टू CV है तो V बराबर क्या होगा, Q/C। हम देख पा रहे हैं कि Q हमारा नियत है, तो यहां पे Q हमारा नियत है। तो अगर हमारा Q नियत है ना, देखो V बराबर है Q/C, अपन इसको ऐसे लिख देते हैं। अब ठीक है, हाँ। तो V बराबर Q/C है और V आपका नियत है, हाँ Q आपका नियत है, सॉरी। तो अगर Q नियत है तो V जो है वो C के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो अगर V C के व्युत्क्रमानुपाती हो गया तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं V1 अनुपात V2 अनुपात V3 जो है 1/C1 अनुपात 1/C2 अनुपात 1/C3, ऐसे हम लिख सकते हैं। नोट कर लीजिए। इसका मतलब जो है, अभी तो आपको देखने में अच्छा लगा होगा, अभी इसका मतलब समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब समझ में आएगा जब आप लोग न्यूमेरिकल्स करोगे। तो अभी तो जस्ट इस पॉइंट को लिख के छोड़ेंगे हम कि हाँ, क्योंकि Q इज इक्वल टू CV आ रहा है तो V बराबर Q/C है, Q नियत है तो V C के व्युत्क्रमानुपाती हो गया, तो V1:V2:V3 1/C1:C2:1/C3 आ गया। ठीक है, अभी जस्ट नोट करने के लिए पॉइंट अच्छा है, जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो पॉइंट को और बेहतर तरीके से समझेंगे। डन है, तो लिख लो अभी तो इसको। ये श्रेणीक्रम संयोजन के मोटे मोटे पॉइंट्स जो थे वो हमने डिस्कस किए। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो हेडिंग लगाएंगे अब पार्श्वक्रम संयोजन। तो पुट ऑन द हेडिंग। जो बच्चे ग्रंथशाला को फॉलो कर रहे हैं, पेज नंबर 2.28 है ना। चलिए, हाँ जी, तो पुट ऑन द हेडिंग संधारित्रों का पार्श्वक्रम संयोजन। संधारित्रों का संधारित्रों का पार्श्वक्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन parallel combination of capacitors। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। चलो देखें इसमें करते क्या है। आपको पता है कि संधारित्र में दो प्रकार की प्लेटें होती हैं, एक पॉजिटिव प्लेट होती है, एक नेगेटिव प्लेट होती है। तो मान लो हमारे पास बहुत सारे संधारित्र हैं, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जितने भी संधारित्र हैं उन सबकी पॉजिटिव प्लेट को एक बिंदु पर जोड़ देंगे, है ना। धनात्मक प्लेट को एक बिंदु पर जोड़ देंगे और जितनी भी ऋणात्मक प्लेटें हैं उनको किसी दूसरे बिंदु पर जोड़ देंगे। तो संधारित्रों के पार्श्वक्रम संयोजन में हम संधारित्रों की सभी संधारित्रों की धनात्मक प्लेट को एक बिंदु पर और सभी संधारित्रों की ऋणात्मक प्लेट को दूसरे बिंदु पर जोड़ दिया जाता है, और इस प्रकार से जो संयोजन बनकर तैयार होता है उसको कहते हैं पार्श्वक्रम संयोजन। एक बार दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद में लिख लेंगे, है ना। देखो, जैसे मान लो आपके पास तीन संधारित्र हैं, फॉर सपोज दिस इज C1, ये पहला संधारित्र है, ये दूसरा संधारित्र है C2, ये तीसरा संधारित्र है C3। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सबकी पॉजिटिव प्लेट को एक जगह जोड़ना है, ऐसे। सबकी नेगेटिव प्लेट को एक जगह जोड़ना है, ऐसे। तो ये जो संयोजन हुआ है
इस संयोजन को कहेंगे पार्श्व क्रम संयोजन। तो सबकी पॉजिटिव प्लेट को मान लो आपने यहां जोड़ दिया, इस पॉइंट को आप ए बोल सकते हो। सबकी नेगेटिव प्लेट को आपने यहां जोड़ दिया, इस पॉइंट को आप बी बोल सकते हो। तो इस प्रकार से जब हम संयोजन कर रहे होते हैं तो इस प्रकार के संयोजन को अपन क्या बोलते हैं, पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं। क्लियर दोस्तों, लिख लें, लैंग्वेज लिख लें। चलो देखो, इस संयोजन में सभी संधारित्रों की धनात्मक प्लेट को एक बिंदु पर, है ना, इस संयोजन में सभी संधारित्रों की धनात्मक प्लेट को एक बिंदु पर, सभी संधारित्रों की धनात्मक प्लेट को एक बिंदु पर, वह सभी संधारित्रों की ऋणात्मक प्लेट को दूसरे बिंदु पर जोड़ते हैं। वह सभी संधारित्रों की ऋणात्मक प्लेट को दूसरे बिंदु पर जोड़ते हैं। दूसरे बिंदु पर जोड़ते हैं, ऐसा। ठीक है, अब अपन ऐसा मान लेते हैं कि मानना कि दो तीन संधारित्र हमारे पास हैं, C1, C2 और C3, और हमने इनको पार्श्व क्रम में या समांतर क्रम में संयोजित किया है। देखो, पार्श्व क्रम संयोजन का एक नाम और है, इसे समांतर क्रम संयोजन भी कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन को दो नाम है, समांतर क्रम भी बोल सकते हैं, पार्श्व क्रम भी बोल सकते हैं। तो माना तीन संधारित्र C1, C2, C3, माना तीन संधारित्र C1, C2 एवं C3 को पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है। या पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। चलो बेटा, थोड़ी देर के लिए बोर्ड पे ध्यान देंगे, लिखना हम पॉज कर सकते हैं। हर्षिता ध्यान से देखो, इधर पॉइंट क्या है। ये आपकी बैटरी है, इस बैटरी का वोल्टेज V है, मान लेते हैं। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि बैटरी किन पॉइंट्स के बीच में लगी हुई है, तो आपका जवाब क्या होगा? सर, बैटरी A और B के बीच में लगी हुई है ना। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि संधारित्र C1 किन दो पॉइंट्स के बीच में लगा हुआ है, तो भी आपका जवाब यही होगा कि सर A और B के बीच में लगा हुआ है। अगर मेरा सवाल ये हो कि संधारित्र C2 किन दो बिंदुओं के बीच में लगा हुआ है, तो भी आपका जवाब वही होगा, सर A और B के बीच में लगा हुआ है। मैं आपसे ये पूछूं कि संधारित्र C3 किन दो बिंदुओं के बीच में लगा है, आप बोलोगे सर वही A और B के बीच में लगा हुआ है। तो यहां पे तीनों संधारित्र और बैटरी सभी किन दो पॉइंट्स के बीच में लगे हुए, A के बीच में और B के बीच में। तो क्या यहां पे पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं? क्या सबके लिए पॉइंट क्या है? A और B। तो मैंने आपको कुछ बात बताई थी, अगर आपको याद हो तो देखो, क्या था वो कंसेप्ट कि अगर पॉइंट्स चेंज होंगे तभी विभवांतर चेंज होगा। अगर पॉइंट्स चेंज नहीं हो रहे हैं तो विभवांतर चेंज नहीं होगा, क्योंकि बैटरी और तीनों संधारित्र A और B पॉइंट के बीच में है, तो इन सब पर क्या चीज सेम रहेगी? विभवांतर सेम रहेगा। डाइजेस्ट कर पा रहे हो आराम से? ठीक है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहां पर जितना विभवांतर V है, यहां भी विभवांतर V होगा, यहां भी विभवांतर V होगा, यहां भी विभवांतर V होगा। मतलब पार्श्व क्रम संयोजन में विभवांतर V जो है वो सेम रहेगा। चलो आवेश के बारे में सोचते हैं।
बैटरी ने मान लो यहां पे Q आवेश के लिए काम किया, तो ये जो Q आवेश है, ये Q आवेश सब में सेम होगा क्या? आवेश के लिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि पानी की तरह सोचो, पानी अगर आ रहा है, रास्ता एक ही है तो पानी सेम बहेगा, पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे आकर के रास्ता बट रहा है, ऐसे 3 रास्ते बट रहे हैं, देखो। और मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था, इफ यू रिमेंबर, कि अगर रास्ता बढ़ता है तो आई और क्यू चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे रास्ता बढ़ रहा है ना, तो अगर रास्ता बढ़ रहा है तो साफ साफ हम ये बात बोल सकते हैं कि यहाँ पे आवेश अलग हो जाएगा Q1, यहाँ पे अलग हो जाएगा Q2, यहाँ पे अलग हो जाएगा Q3। हाँ, ये बात मैं बोल सकता हूँ कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 किसके बराबर होगा? Q के बराबर होगा, क्योंकि ये Q जो है वही तो तीनों में बट रहा है, तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा, वो एक अलग बात है। अच्छा ठीक है, अब हम वही काम करते हैं, तुल्य परिपथ बनाते हैं। तो तुल्य परिपथ बनाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं ये C तुल्य है, तो C तुल्य का काम क्या होता है? जो C1 C2 C3 मिलकर के कर रहे हैं वो काम इसको अकेले को करना है। तो वो तीनों मिलकर के, तो तीनों के तीनों किसके बीच में लगे हुए थे? A और B के बीच में। ये भी किन के बीच में लगेगा? A और B के बीच में। ये देखो, ये A, ये B। बैटरी वैसे ही रहेगी। अच्छा, C तुल्य पर विभवांतर कितना होगा? सर यहां पे भी बात तो वही है ना, जो आपका C तुल्य है वो भी A और B के बीच में लगा हुआ है, बैटरी भी A और B के बीच में है, तो विभवांतर यहां भी V होगा ना। विभवांतर कैसे चेंज होगा? पॉइंट्स तो सेम ही है। अच्छा, आवेश के बारे में क्या ख्याल है? जो बैटरी ने आवेश Q अगर दिया था मान लेते हैं, तो Q Q1 Q2 Q3 के बीच में बटा गया था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इसको अकेले को तीनों के बराबर आवेश लेके बैठना है, तो यहाँ पे इस पे आवेश कितना होगा? Q के बराबर होगा। तो इस पर आवेश होगा टोटल Q और विभवांतर होगा V। तो क्या हमें तुल्य परिपथ क्लियर है? बढ़िया से। तो आप लिख सकते हैं इसके नीचे, बना लो, अब लिख लो भले, कोई दिक्कत नहीं है। तुल्य परिपथ इक्विवेलेंट सर्किट। तुल्य परिपथ इक्विवेलेंट सर्किट है ना, आसान है। चलिए, तुल्य परिपथ इक्विवेलेंट सर्किट। हाँ, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में V एक समान रहेगा, V सबके लिए सेम है, और Q जो है वो भिन्न भिन्न रहेगा। तो यहाँ सभी संधारित्रों पर आवेश एक समान रहेगा, सॉरी, विभवांतर एक समान रहेगा, विभवांतर एक समान रहेगा, परंतु आवेश भिन्न भिन्न होगा। है ना, लिख लीजिए। हाँ, एक चीज और है, किसी के दिमाग में आ सकता है कि सर आप जब विभवांतर शब्द का प्रयोग कर रहे हो तो आपको फिर ऐसे केस में डेल्टा वी लिखना चाहिए, है ना। ये दिमाग में आ सकता है। अभी मैं इसके ऊपर ज़्यादा पॉइंट नहीं बोलूँगा, बिकॉज हमें इलेक्ट्रिक करंट में और डिटेल में पढ़ना है। बट हाँ, अभी आपको समझाने के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि जो पॉइंट ए और पॉइंट बी का विभवांतर है उसको अपन वी बोल रहे हैं। आप ऐसे समझ सकते हो। जिसके दिमाग में सवाल आ रहा है वो ऐसे देख सकता है कि मैंने वी ए माइनस वी बी को वी लिख रखा है। बाकी और क्लैरिटी आ जाती है जब हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं, तो हमें और क्लैरिटी आ जाती है इस चीज़ की, तब आप और समझ लोगे, घबराने वाली बात नहीं है। अभी आप ऐसे भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो यहाँ सभी संधारित्रों पर विभवांतर एक समान रहेगा परंतु आवेश भिन्न भिन्न होगा। अब अपन प्रथम संधारित्र के लिए देखते हैं। तो प्रथम संधारित्र के लिए अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है तो वो सवाल आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, है ना। आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा पूछने का मन कर रहा है, आप वहाँ पे पूछ सकते हो, रेलेवेंट टू टॉपिक।
उसके दो फायदे हैं, एक तो वो मैसेज किसी और को दिखता नहीं है, तो आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो, जिस भाषा में लिखना है उस भाषा में लिख सकते हो, तो आपको ये टेंशन नहीं होगी कि पड़ोसी पढ़ लेगा, वो मैसेज केवल मुझे दिखेगा, मैं ही पढ़ सकता हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आपके जो भी मन में, मतलब कुछ भी जो भी आपके मन में सवाल आ रहा हो कि यार गंदे से गंदा जितना भी सोच सकते हो आप इस टॉपिक के बारे में लिख दो उसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, बस हाँ उस टॉपिक के अलावा कोई सवाल नहीं पूछना है, ठीक है। और तुल्य प्रतिरोध का मीनिंग एक बच्चा पूछा है, तुल्य प्रतिरोध का मतलब होता है, तुल्य मतलब बराबर, तो ये तीनों मिलकर के जो काम कर रहे हैं ना वो अकेला कैसे करेगा, उसको तुल्य कहते हैं, ये होता है तुल्य का मतलब, है ना। चलो, तो प्रथम संधारित्र के लिए अपन कैसे लिख सकते हैं, अच्छा Q इज इक्वल टू CV का फॉर्मूला पता है आपको, तो प्रथम संधारित्र के लिए अगर अपन Q बराबर CV लगाएं तो देखो पहले वाले संधारित्र पे आवेश कितना है Q1, C कितना है C1, V कितना है V, तो Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V हो जाएगा प्रथम संधारित्र के लिए, बिल्कुल सर। फिर द्वितीय संधारित्र के लिए, अगर आप द्वितीय संधारित्र के लिए लिखते हैं तो द्वितीय संधारित्र के लिए क्या होगा, आवेश कितना है Q2 है, धारिता कितना है C2, विभवांतर हो गया V, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अच्छा, तृतीय संधारित्र के लिए, तृतीय संधारित्र के लिए कैसे लिखेंगे, तो तृतीय संधारित्र के लिए Q3 कितना होगा देखें, C3 इंटू वी, तो तृतीय संधारित्र के लिए Q3 हो जाएगा C3 इंटू वी, ऐसे। डन। अब आप लिखें तुल्य परिपथ के लिए, तो तुल्य परिपथ के लिए आप कैसे लिख पाएंगे, ये जो Q है ये किसके बराबर होगा, C तुल्य इंटू वी के, तो Q हो जाएगा C तुल्य इंटू वी के। अच्छा बेटा एक बात बताओ, अगर अपन परिपथ को ध्यान से देखें तो परिपथ के देख कर के बात समझ में आ रही है ना कि ये जो आवेश Q है यही 3 हिस्सों में बटा है, Q1 Q2 और Q3, तो परिपथ से हम क्या बोल सकते हैं, परिपथ से हम बोल सकते हैं Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ऐसे। तो समीकरण 1 2 3 व 4 से Q की जगह आ जाएगा C तुल्य इंटू वी, Q1 की जगह आ जाएगा C1 इंटू वी, Q2 की जगह आ जाएगा C2 इंटू वी, Q3 की जगह आ जाएगा C3 इंटू वी। जैसा आप देख पा रहे हो कि हम लोग V को कॉमन निकाल सकते हैं, तो V कॉमन आ जाएगा, जैसे ही आप V को कॉमन निकालेंगे V से V कट जाएगा, तो फाइनली C तुल्य कितना आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसे। गॉट इट, लिख लो, फिर इसके बारे में बात करेंगे अगले पेज पे। हाँ बेटा चलो आगे बढ़ रहे हैं, अब हम देख रहे हैं इसकी समरी। समरी कह सकते हो, स्पेशल पॉइंट्स भी कह सकते हो ना। अच्छा क्या होता है यहाँ पे ऐसा होता है ना कि समांतर क्रम संयोजन में आपका V एक समान रहता है और Q आपका भिन्न भिन्न होता है, तो उसी बात को लिखते हैं कि समांतर क्रम में समांतर क्रम संयोजन में Q आपका भिन्न होता है, V आपका एक समान रहता है। अच्छा, अगर आपने n संधारित्रों को एक साथ जोड़ा है तो फिर फॉर्मूला कैसे बनेगा, सोचो। n संधारित्रों के
पार्श्व क्रम संयोजन में, n संधारित्रों के पार्श्व क्रम संयोजन में। चलो देखते हैं। तो C इक्विवेलेंट कैसे आ जाएगा, या जितनों को जोड़ा है उनको ऐड करते जाओ। जैसे 2 जोड़े हैं तो C1 प्लस C2, 3 जोड़े हैं तो C1 प्लस C2 प्लस C3, 4 जोड़े हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, है ना, आसान है। तो अगर n को जोड़ा है तो कैसे लिखेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसे कहाँ तक, Cn तक। डन, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात पूछता हूं। जैसे मान लो आपने 3 संधारित्र लिए, 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, तो उनका पार्श्व क्रम संयोजन के बाद तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, सॉरी तुल्य संधारिता कितनी आएगी। ये एक आपने लिया, ये दूसरा आपने लिया, ये तीसरा आपने लिया, ये है 1 माइक्रोफेरेड, ये है 2 माइक्रोफेरेड और ये है 3 माइक्रोफेरेड। अच्छा, तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट कितना आएगा सर, C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, कितना आ जाएगा 6 माइक्रोफेरेड। क्या आपने ऑब्जर्व किया क्या बेटा कि यहां पर अपन ने जब संधारित्रों को पार्श्व क्रम के अंदर जोड़ा तो जो तुल्य धारिता आई वो इन तीनों में जो सबसे बड़ी थी उससे भी बड़ी आई है। जबकि श्रेणीक्रम संयोजन में क्या हुआ था, इसका उल्टा हुआ था, सबसे छोटे वाले से भी छोटा आया था, यहां पे सबसे बड़े वाले से भी बड़ा आया है। क्यों, क्योंकि जुड़ रहा है ना। देखो, अगर आपने 3 लोग लिए, मान लो एक का है 1 माइक्रोफेरेड, एक का है 2 माइक्रोफेरेड, एक का है 50,000, तो 50,000 के अंदर ही दोनों जुड़ेंगे ना, तो सबसे बड़े वाले में भी कुछ ना कुछ तो जुड़ ही जाएगा, तो हमेशा सबसे बड़े वाले से भी बड़ी आएगी। तो समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता संयोजित संयोजन की तुल्य धारिता संयोजित सबसे बड़ी धारिता से भी बड़ी आती है, ऐसा है। तो क्या हम लिख लें इस बात को, कंफर्टेबल है सब लोग, चलो लिखो। समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता तो समांतर क्रम संयोजित में जो तुल्य धारिता आती है ना, वो संयोजित सबसे बड़ी धारिता से भी बड़ी होती है ना, संयोजित सबसे बड़ी धारिता से भी, संयोजित सबसे बड़ी धारिता से भी बड़ी होती है। ऐसा, ठीक है। चलो एक बात और देख लेते हैं छोटी सी। जैसे आपने देखा कि Q इज इक्वल टू क्या है, CV। अब यहाँ पे V नियत है, तो QC के क्या हो गया, समानुपाती। जिसकी धारिता ज़्यादा उसका आवेश ज़्यादा, ये तो लॉजिकल बात है ना। जिसका धारिता ज़्यादा होगी मतलब वो ज़्यादा धारण कर सकता है। तो अगर V को अपन फिक्स कर दें, अगर V को अपन फिक्स कर दें, V को अपन नियत कर दें, तो QC के समानुपाती होता है वैसे भी, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर अपन Q1 अनुपात Q2 अनुपात Q3 के लिए चेक करने जाएंगे तो वो C1 अनुपात C2 अनुपात C3 की तरह दिखेगा, ऐसा होगा, ठीक है। इसको यूज कर सकते हैं अपन फॉर्मूले वगैरह में, देखेंगे उसको बाद में। डन है, कोई दिक्कत परेशानी किसी को? चलो फिर लिख लो, फिर न्यूमेरिकल करते हैं। आकाश कुछ बोलना है? ठीक है, समझ आ गया, ओके बेटा। चलिए क्वेश्चन कीजिए।
क्वेश्चन है 12 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड को श्रेणी क्रम में संयोजित किया है। और कनेक्ट किया है 12 वोल्ट की बैटरी से। आपसे पूछ रहा है 3 चीजें। पहला, सी तुल्य बता दीजिए। सेकंड, परिपथ का आवेश बता दीजिए। और थर्ड चीज जो आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर बता दीजिए। प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर बता दीजिए, ऐसे पूछ रहे हैं। चलिए देखेंगे कैसे होगा। चलो ध्यान दो। एक एक करके सारे पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बेटा आप देख पा रहे हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन है, तो जब श्रेणी क्रम संयोजन होता है तो फॉर्मूला क्या लगता है? 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। यार एक काम करते हैं, दो संधारित्रों के संयोजन के लिए हम फॉर्मूला बना ही लेते हैं, उसको हमेशा के लिए याद भी कर लेंगे तो हमारा सवाल जल्दी होगा। तो कैसे बनाएंगे? देखो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो C1 C2 एलसीएम आ जाएगा। ऊपर वाले के पास C2 नहीं है, इसके पास C1 नहीं है, तो C1 प्लस C2 आ जाएगा। अब यहां से अगर मैं उल्टा करूं, क्योंकि ये 1/C इक्विवेलेंट आया, इसको उल्टा करेंगे तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। इसको याद ही कर लेते हैं, अपनी कॉपी में इसको फॉर्मूला बुक में लिख लेना कि अगर दो C1 C2 दो संधारित्र हैं और उनको अपन ने श्रेणी क्रम में संयोजित किया है तो उनका जो C इक्विवेलेंट आएगा दैट विल बी C1 C2 अपॉन C1 प्लस P2। इसको अपन याद कर लेंगे, है ना? कर लेंगे याद, पक्का? ब्रिजनंदन याद हो जाएगा, बिट्टू याद हो जाएगा हमेशा के लिए कि C इक्विवेलेंट बराबर कितना आ रहा है अभी, याद कर लेंगे। अभी सिंह, सोनू याद हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है अंशु, चलो तो यहाँ पे अप्लाई करें फॉर्मूला तो बस हो जाएगा काम आसानी से। तो यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो C इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? C1 C2 12 इंटू 4 अपॉन 12 प्लस 4 कितना आ गया? 3 माइक्रोफेरेड। दैट्स इट। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो हमारा हो गया 3 माइक्रोफेरेड, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। मतलब अपन ये बोल सकते हैं दोस्तों कि इन दोनों को हटा करके आप 3 माइक्रोफेरेड लगा सकते हो। कितने से? 12 वोल्ट से। ये हम बोल सकते हैं। अच्छा सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में बोल रहा है परिपथ का आवेश। देखो जब भी परिपथ का आवेश पूछेगा ना आपसे तो आपको क्या करना पड़ेगा? तुल्य परिपथ से निकालिए। ये मैं आपको हिंट भी दे रहा हूं, ट्रिक भी बता रहा हूं, सब कुछ आप जिसको भी जैसा समझना चाहो कि अगर आपको कभी भी परिपथ की धारा पूछ रहा है, या आप चैप्टर नंबर 3 के लिए भी ध्यान रखिए, परिपथ की धारा पूछे या परिपथ का आवेश पूछे तो उसका आंसर कहां से निकल के आता है? तुल्य परिपथ से निकल के आता है। तो ये आपका तुल्य परिपथ है। अब तुल्य परिपथ के लिए कंसेप्ट लगा हुआ, तुल्य परिपथ के लिए, तुल्य परिपथ के लिए आवेश का फॉर्मूला क्या होगा? Q इज इक्वल टू CV, C तुल्य इंटू V। सही है? अच्छा बताओ मुझे कितना आ रहा है? C तुल्य कितना आ रहा है? सर C तुल्य हम निकाल चुके हैं, 3 आ चुका है, तो 3 माइक्रोफेरेड इंटू वोल्टेज कितना है? 12, तो ये आ गया 12 तिया 36 माइक्रो कुलाम।
बेटा मैं माइक्रो कुलाम क्यों यूज कर रहा हूं, ये तो आप समझ ही रहे होगे। माइक्रो कुलाम इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि माइक्रो फेरेड था, तो माइक्रो फेरेड था तो माइक्रो कुलाम ही होगा ना इसकी यूनिट। अच्छा, अब आते हैं थर्ड। क्या हमको ये पता चल चुका है क्या कि आवेश कितना बह रहा है? देखो हम ये पता लगा चुके हैं ना कि ये 12 माइक्रो फेरेड है, ये 4 माइक्रो फेरेड है, बैटरी का वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट है। अभी अभी अपन ने ये पता लगा लिया कि जो आवेश जा रहा है वो कितना जा रहा है, 36 माइक्रो कुलाम। तो यहां से जो आवेश जा रहा है वो कितना जा रहा है, 36 माइक्रो कुलाम। तो आवेश यहां भी कितना होगा, 36 माइक्रो कुलाम। तो इसमें से भी 36, इसमें से भी 36, तो 36 माइक्रो कुलाम, 36 माइक्रो कुलाम। क्योंकि इस श्रेणीक्रम संयोजन में क्या चीज सेम रहती है, आवेश सेम रहता है। तो आवेश दोनों में से कितना जा रहा है, 36 36। न्यूमेरिकल हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो आपके एक्सप्रेशंस में दिखना चाहिए कि आप समझ रहे हो, ठीक है, पक्का कि दोनों में से कितना आवेश जा रहा है, 36 36 है ना। अच्छा, क्या पूछ रहा है, प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर पूछ रहा है, तो इस पर विभवांतर निकालना है। तो इस पर अलग से फॉर्मूला लगा लेते हैं, नाम दे दें क्या, चलो रहने दो। तो इस पर विभवांतर का फॉर्मूला लगा लेते हैं, Q इज इक्वल टू सी वी, तो Q बाय सी वन चलेगा। और इस पर अलग से फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो इस वाले पे विभवांतर का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, V2 बराबर आवेश तो वही है अपॉन C2। अच्छा, कितना है Q, इसके ऊपर आवेश है 36 और C1 कितना है 12, ये आ गया 3 वोल्ट। अच्छा, इस पे कितना है आवेश, इस पर आवेश है 36 अपॉन 4। कितना आ रहा है ये, 9 वोल्ट। सही है, 9 और 3 कितना आ रहा है, टोटल 12। सही तो है, मतलब 12 वोल्ट में से इस पर कितना आ गया, 9 वोल्ट, सॉरी 3 वोल्ट, और इस पर कितना चला गया आपका 9 वोल्ट। हो गया, डन। समझ में आ गया सवाल, रेज योर हैंड्स। तो पहले अपन ने क्या किया, पहले अपन ने सी तुल्य निकाल लिया, फिर हमने क्या किया, फिर हमने दोनों के लिए आवेश हमको मिल गया, परिपथ से तुल्य परिपथ से आवेश मिल गया, तो इसका भी आवेश आ गया, इसका भी आवेश आ गया, इसका वोल्टेज अलग से निकल जाएगा, इसका वोल्टेज अलग से निकल जाएगा। हो गया सवाल, ऐसे करना है। चलो लिख लो, मतलब मैं इसको लैंग्वेज में और अच्छे से लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये है 12 माइक्रोफेरेड पर विभवांतर, और ये है आपका कितना, 4 माइक्रोफेरेड पर विभवांतर। ऐसे आपका आंसर नंबर 3 आ जाएगा। ये आपका था आंसर नंबर 2, ऐसे। दैट्स इट। चलो अगला सवाल करेंगे अब। कॉपी हो गया, आगे बढ़े। अगला TRQ करते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखेंगे। 3 आपके पास में संधारित्र लगे हुए हैं, पार्श्वक्रम संयोजन में बैटरी लगी हुई है, दो माइक्रोफेरेड बना लो साथ साथ, 3 माइक्रोफेरेड और 5 माइक्रोफेरेड। जो बैटरी है वो है 4 वोल्ट की। क्या क्या आइडेंटिफाई करना है, फर्स्ट वही सेम चीज, सी तुल्य निकालना है।
सेकंड, आपको परिपथ का आवेश या बैटरी से आवेश चाहिए। कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि परिपथ का आवेश कितना है, या कभी कभी बेटा ऐसे भी पूछ लेते हैं कि बैटरी से आवेश कितना है। तो बैटरी से आवेश क्यू, ये भी पूछ लेते हैं। तीसरा, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश भी आपको निकालना है। तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश भी निकालना है। ये भी निकालना है। ठीक है, ये सवाल है, देखो आराम से करते हैं फिर। क्या हम इस सवाल को देखते ही समझ पा रहे हैं क्या कि ये पार्श्वक्रम संयोजन है? देखो यहां पर सभी की पॉजिटिव प्लेट एक जगह पर है, सभी की नेगेटिव प्लेट एक जगह पर है, तो ये पार्श्वक्रम संयोजन है। अगर मैं इस पॉइंट को ए नाम दूं, इस पॉइंट को बी नाम दूं, तो क्या ये बात आप समझ सकते हैं क्या कि तीनों ए और बी के बीच में लगे, बैटरी भी ए और बी के बीच में लगी है। तो क्योंकि बैटरी भी ए और बी के बीच में है, तीनों संधारित्र भी ए और बी के बीच में है, तो सभी पर कौन सी चीज बराबर होगी? पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा, विभवांतर बराबर होगा। गॉट इट? तो इन सब पे विभवांतर बराबर होगा। कितना होगा? जितना बैटरी पे, मतलब इस पर भी विभवांतर होगा 4 वोल्ट, यहां भी विभवांतर कितना होगा? 4 वोल्ट, यहां भी विभवांतर कितना होगा? सॉरी, यहां भी विभवांतर कितना होगा? 4 वोल्ट। हाँ, आवेश अलग अलग होगा। जैसे मान लो यहां से क्यू आवेश गया तो इधर आवेश जाएगा, ऐसे आवेश यहां से मान लो क्यू गया तो बढ़ जाएगा यहां जाके, जैसे यहां हो गया Q1 है ना, इधर चला गया Q2, इधर चला गया Q3, ऐसे आवेश बढ़ जाएगा। आवेश अलग अलग आएगा पर विभवांतर सेम होगा। चलो निकालें, क्या क्या पूछ रहा है भाई साहब? पहले सी इक्विवेलेंट पूछ रहा है, तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना तो बड़ा आसान है। श्रेणीक्रम संयोजन में होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। पार्श्वक्रम में क्या होता है? सिंपल C1 प्लस C2 प्लस C3। तो सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिंपल सा C1 प्लस C2 प्लस C3। चलो अप्लाई करो, कितना आ रहा है? सी इक्विवेलेंट आ रहा है 2 प्लस 3 प्लस 5, कितना आ गया? 10 माइक्रोफैरेड। मतलब इन तीनों को हटा करके मैं इनकी जगह एक 10 माइक्रोफैरेड का लगा सकता हूं 4 वोल्ट की बैटरी के साथ में। दैट्स इट, है ना। सेकंड सवाल है परिपथ की धारा। मैंने आपको बताया था ना, परिपथ का आवेश पूछेगा तो क्या करेंगे? तुल्य परिपथ से लगाएंगे। तो तुल्य परिपथ वाला फॉर्मूला लगाइए, तो आवेश क्या हो जाएगा? सी तुल्य इंटू वी। अच्छा, सी तुल्य कितना निकल के आया है? 10 माइक्रोफैरेड। वोल्टेज कितना है? 4, तो ये कितना आ गया? 40 माइक्रो कुलाम। मतलब यहां से कितना आवेश जा रहा है? यहां से आवेश जा रहा है 40 माइक्रो कुलाम। प्रत्येक संधारित्र पे आवेश पूछा है, तो प्रत्येक संधारित्र पे आवेश पूछा है तो प्रत्येक संधारित्र पे अलग अलग फॉर्मूला लगा लेंगे, निकल जाएगा आवेश। देखो, तो अपन 2 माइक्रोफैरेड पे आवेश निकालते हैं। तो 2 माइक्रोफैरेड पे आवेश कैसे निकलेगा? आवेश का फॉर्मूला होता है CV, C1 इंटू वी। अच्छा देखो, इसका C कितना है? 2, और इसका वोल्टेज कितना है? 4। वोल्टेज सब पे सेम है, तो 2 इंटू 4, 4 दूनी 8 माइक्रो कुलाम। तो इस पर आवेश कितना आया? 8 माइक्रो कुलाम। इस पे चेक करें तो 3 माइक्रोफैरेड पे आवेश कैसे देखेंगे? 3 माइक्रोफैरेड पे आवेश होगा Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू वी, दैट इज, इस पर कितना है? 3, इस पर कितना है? 4, ये आ गया 12 माइक्रो कुलाम। परफेक्ट है। अच्छा, 5 माइक्रोफैरेड पर आवेश कितना होगा? तो उस पर अलग से फॉर्मूला लगा देंगे, Q3 बराबर C3 इंटू वी। अच्छा, कितना है Q3? 5 इंटू 4, कितना आ गया? 20 माइक्रो कुलाम।
डन, तीनों पे अलग अलग आवेश आ गया। और कोई बच्चा पढ़ने वाला है, समझदार है, कुछ और सीखना चाहता है, तो वो देखो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 कितना आ रहा है, इन तीनों के आवेश को जोड़ रहे हैं तो नेट आवेश के बराबर आ रहा है, चेक कर लो। 8 प्लस 12 प्लस 20 कितना हो गया, 40। तो इन तीनों पर जो आवेश है, जैसे इस पे जो आवेश आ रहा है वो 8 माइक्रोकुलाम, इस पे आ रहा है 12, इस पे आ रहा है 20, ये तीनों मिलके किसके बराबर हो रहे हैं, 40 के। मतलब 40 ही 3 हिस्सों में बट रहा है, ऐसे भी आप समझ सकते हो, फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट। डन, फाइन, रेज योर हैंड्स। समझ आ गया है, बहुत अच्छी बात है। करना है, मेहनत करना है, सवालों को ढंग से करना है, थोड़ा टाइम देना है, होंगे न्यूमेरिकल्स होते हैं, थोड़ा समय देना पड़ता है बस। चलिए तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इस पूरे कंसेप्ट्स का रिवीजन करेंगे। ये तो जस्ट एक छोटे से फुद्दू से एग्जांपल्स थे जो मैंने ऐसे ही ले लिए, आपको थोड़ा सा आज टॉपिक पढ़ाया ही था तो इस रीज़न से। बाकी कल जो क्लास होगी वो न्यूमेरिकल क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास जो कल होगी। कल की न्यूमेरिकल क्लास में हम क्या करेंगे, हम पूरे टॉपिक पे बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए कि सीरीज पैरेलल के सवाल कैसे आते हैं और हमको कैसे सॉल्व करने हैं। आपको क्या करना है, आपको घर से रिवाइज करके आना है। रिवीजन करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा बातें नहीं है, छोटी छोटी बातें जो हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के, पैरेलल कॉम्बिनेशन की, वो रिवाइज करके आनी है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो Q है वो सेम रहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में V सेम रहता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो C इक्वलेंट है उसका फॉर्मूला क्या था, 1/C इक्वलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 अप टू 1/CN। अगर दो बंदे हैं तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, दोनों बंदे सेम है तो C/2। ये अपन को श्रेणी क्रम में याद रखना है। पार्श्व क्रम में हमको क्या याद रखना है, पार्श्व क्रम में सिंपल है, C इक्वलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस अप टू CN। उसके बाद अगर हमको परिपथ के लिए कुछ करना है तो हमें तुल्य परिपथ बनाना आना चाहिए, तुल्य परिपथ बना करके हमें Q निकालना आना चाहिए, उस Q को बांटना आना चाहिए। ये सब चीज़ों के हमें थोड़ा सा रिवीजन करके आना है। बाकी कल की क्लास में आपको सीरीज पैरेलल के बहुत अच्छे अच्छे सवाल हम लोग करेंगे, ठीक है। आपकी गणशाला में जितने भी सवाल हैं सीरीज पैरेलल के, चाहे वो आपके MCQ में हो, चाहे वो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हो, मैं ट्राई करूंगा कि उन सारे क्वेश्चंस को एक बार मैं ही सॉल्व करवा दूं, है ना। तो जैसे कि मैं अभी गणशाला में देख पा रहा हूँ, आपके पास अगर गणशाला है तो आप एक बार ओपन कर लीजिए। आपका मन करे तो आप ट्राई करें, वैसे अभी मैं आपको कहूँगा नहीं ट्राई करने के लिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 46, इसको हम लोग कल देखने वाले हैं, सॉरी 47, 48, 50, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57। उसके बाद आपके पीछे आ जाएं तो 142, 142, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157। ये जितने भी सवाल हैं हम लोग इन सबको करने वाले हैं, है ना। तो आपको बेटर रहेगा कि आप अच्छे से रिवीजन करके आएँ चीज़ों का, और बाकी आपको कल बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल सीखने को मिलेंगे। डन। प्रिपरेशन को लेकर के एक बात ध्यान रखनी है कि रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रिवीजन की। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं चीज़ें इकट्ठी होती जा रही हैं, है ना। तो इकट्ठी होने वाली चीज़ों को जब तक रिवाइज नहीं करेंगे तो सब साफ होता जाएगा। हमारा ब्रेन क्या है, कुछ समय तक ही याद रख सकता है, उसके बाद उसको रिवीजन चाहिए। और रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बता रखा है कि आप खाली पेपर लीजिए, बिना देखे लिखिए। जैसे आज सीरीज पैरेलल की कहानी आपने सीखी, पूरा डेरिवेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट जो काम के पॉइंट्स थे उनको अपन को बिना देखे लिखना है। हम स्कूल में फ्री हैं, स्कूल में कुछ नहीं हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, खाली पेपर, देखो खाली पेपर हर जगह होता है, पेन हर जगह होता है। अब स्कूल के अंदर अगर ग्रंथशाला खोल के बैठोगे तो टीचर को दिक्कत हो सकती है ना। अब स्कूल में कैप्सूल बुक खोल के बैठोगे आपके टीचर को दिक्कत हो सकती है। पर अगर एक खाली पेपर लेके बैठे हो और पेन लेके बैठे हो, उसको क्या दिक्कत होगी। आपका दिमाग है, खाली पेपर है, पेन है, लिख रहे हो कुछ भी। तो आप अपने समय को कितना इफेक्टिवली यूज़ करते हो उस पर सब कुछ डिपेंड करता है ना। इंसान क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है वो केवल इस बात पर डिपेंड करता है कि वो अपने टाइम को कितना एफिशिएंटली मैनेज करता है ना। तो अपने टाइम को मैनेज करने की कोशिश कीजिए, पेपर पेन लेके बैठिए, डायरी मेंटेन कीजिए, डेली अपने आप को फाइल अप कीजिए, रिकॉर्ड लिखिए अपना डायरी के अंदर, कि आज की डेट डाल के लिखिए कि आज मैंने क्या क्या किया, क्या क्या मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मैंने कितना किया, कितना छोड़ा। चेक पॉइंट्स बनाइए, खुद को छोटे छोटे टारगेट्स दीजिए, उसको अचीव करने के बाद टिक कीजिए वहाँ पे। और एक बार वीक खत्म होता है ना, सैटरडे संडे के आसपास, तो बैठ करके एक बार रिव्यू करेंगे हमारी डायरी को, यार पिछला एक हफ्ता कैसा गया। फिर उस एक हफ्ते की समरी संडे को बैठ के बनाएंगे कि क्या मैं बेटर कर सकता हूँ, कर सकती हूँ अगले हफ्ते, मैंने इस साल इस वीक में क्या अच्छा किया, उसको अगले हफ्ते कैसे इंप्रूव करना है, इस वीक में क्या कमियाँ रह गई उसको कैसे ठीक करना है, और बेटर कैसे कर सकते हैं,
और टाइम कैसे निकाल सकते हैं, टाइम वेस्ट कहाँ हो रहा है हमारा, इस तरीके से आपको करना है। क्योंकि आप लोगों का टारगेट बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। अगर आप बोर्ड के लिए पढ़ाई कर रहे हो, फोर्स के बच्चे हो, तो आपका टारगेट स्टेट टॉप करने का होना चाहिए। यू शुड बी द स्टेट टॉपर। और स्टेट टॉपर कैसे पढ़ाई करते हैं, कोई भी टॉपर कैसे पढ़ाई करता है, वो अपने टाइम को एफिशिएंटली मैनेज करते हैं। देखो, टॉपर्स को दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो उनको चाहिए होता है कंटेंट, ऐसा कंटेंट मिल जाए कि भाई सवाल कैसा भी बना दो, हमें आता हो, तो वो कंटेंट तो हम आपको दे रहे हैं। दूसरा जो टॉपर्स का होता है एटीट्यूड, वो अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते, वो किसी से बात नहीं करते, वो कहीं भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करते, ना डिस्टर्ब होते हैं किसी भी चीज़ से, बस अपनी पढ़ाई करते हैं। समझ रहे हो बात को? ये हर टॉपर में कॉमन मिलेगा आपको। और टॉपर की बात नहीं कर रहा हूँ, हर सक्सेसफुल इंसान की बात कर रहा हूँ। वो उन्होंने अपने टाइम को एफिशिएंटली यूज़ किया होता है बस, और कुछ नहीं है। जो अपने टाइम को एफिशिएंटली यूज़ कर लेता है सही समय पे, वो लाइफ में सक्सेसफुल हो जाता है। जो नहीं कर पाता, वो तब होगा जब टाइम को एफिशिएंटली यूज़ करेगा। अपन कहते हैं ना यार लाइफ में कि 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम एक एग्ज़ाम है, जीवन थोड़ी है। तो वही वाली बात है, अगर आपने 12th के टाइम को एफिशिएंटली यूज़ किया तो आप 12th में सक्सेसफुल हो जाओगे। आगे नहीं करोगे तो बेकार है सब। आपने 12th में कुछ नहीं किया पर आगे जाके यूज़ कर लिया तो आप आगे सक्सेसफुल हो जाओगे। तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये एग्ज़ाम, जेई का एग्ज़ाम, नीट का एग्ज़ाम, यही सारे एग्ज़ाम है जिनसे लाइफ सक्सेसफुल होती है। पर मैं इन एग्ज़ाम्स के लिए इतना बच्चों को क्यों बोलता हूँ, बिकॉज अभी आप जिस स्थिति में हो, उस स्थिति में सबसे बेस्ट जो आप कर सकते हो वो यही तो है कि अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो, अपनी चीज़ों को रिवाइज करो, स्टेट टॉप करने का टारगेट बनाओ। क्योंकि टारगेट ही नहीं बनाओगे तो करोगे कैसे? सीखना तो पड़ेगा ना। और ये सबसे आसान तरीका है सीखने का। जिंदगी के धक्के खाने से सीखने को मिलता है, वो बहुत मुश्किल है। कल को आप 12th में फेल हो जाते हो और उसके बाद में फिर आप कहीं जाकर के कुछ और काम शुरू करते हो, वहाँ भी सीखोगे। पर जब वहाँ सीखोगे तो आपको महसूस होगा कि ये बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि लोग वहाँ सक्सेसफुल नहीं होते, अनपढ़ लोग भी सक्सेसफुल होते हैं। आज उनके पास भी अरबों का व्यापार है, पर आप समझो उनका स्ट्रगल कितना ज़्यादा है। मैक्सिमम लोग जो हैं, जो लापरवाही करते हैं अपने एजुकेशन के अंदर, मैक्सिमम लोग आगे जाके जीवन में उनके सक्सेसफुल होने के चांस कम होते हैं। पर अगेन वही बात बोल रहा हूँ, होते कैसे हैं सक्सेसफुल? अपने टाइम को एफिशिएंटली यूज़ करके, अपने आप को फोकस्ड रख के। वही तरीका है और सबसे आसान है। आपके ज़िंदगी सबसे आसान है अभी आगे के 10 महीने। आपको एक अच्छा बैच मिल गया है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास घर में सुविधा है, आप पढ़ सकते हो, बेस्ट कंटेंट आपको मिल रहा है, टीचर्स के साथ आपका कांटेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ एकदम बढ़िया है आपकी। इस टाइम पे आप जितना पढ़ाई पे फोकस कर सकते हो आपको करना चाहिए। आपको कोई टेंशन तो नहीं है ना कि भाई आपको किसी को रिपोर्ट करना है या फिर आपको किसी को पालना है, वो दिक्कत तो नहीं है आपको, वो तो आपके पेरेंट्स की है। अपने पेरेंट्स के स्ट्रगल को देखो ना एक बार, उनके पास कितनी जिम्मेदारियाँ हैं। उनको तुम्हें भी, तुम्हारी भी ख्वाहिशों को पूरा करना है, उनको घर भी चलाना है, उनको काम पे भी जाना है, वापस भी आना है, फिर तुम मैनेज भी करना है, कितना कुछ है करने के लिए। और वो रूटीन बेसिस पे है। तुम्हारे पास तो वो नहीं, तुम संडे को सो सकते हो। तुम्हारे पेरेंट्स कभी मम्मा को रेस्ट करते हुए देखा है? क्या ऐसा होता है कि आज छुट्टी है मम्मा की, संडे आज खाना नहीं बनेगा? नहीं ना, फुल टाइम जॉब है, करना ही हो तो। वैसे तो आपकी लाइफ सबसे बेहतरीन लाइफ है। इस समय आप जो सबसे अच्छा कर सकते हो वो है पढ़ाई। तो शांति से बैठ के पढ़ाई करो। अपने स्कूल में टाइम वेस्ट नहीं करना, घर पे टाइम वेस्ट नहीं करना। हिंदी मीडियम का बच्चा जेई नीट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये सब पता है किस बात पर डिपेंड करता है? माहौल पर डिपेंड करता है। आज तक हमें दूर रखा गया इन सब चीज़ों से, और अब हमें उस चीज़ों के सामने लेके भी आ जाए तो हकीकत कोई नहीं बता रहा है। आईआईटी जेई नीट की हकीकत कोई नहीं बताता कि कितना, कैसे उसमें चीज़ों को करना है। आपको बस हर जगह चकाचौंध मिलेगी, है ना। क्लासेस के अंदर देख लो, आप कैसे देख लो, चीज़ों को समझने का एक तरीका होता है, एक फ्लो होता है। वो फ्लो आपको सीखना पड़ेगा। लर्निंग का एक तरीका है। लर्निंग एक स्लो प्रोसेस है, स्टडी प्रोसेस है। मतलब धीरे धीरे दिमाग समझता है, धीरे धीरे दिमाग डेवलप होता है। तो एक दिन में नहीं होगा। रिवीजन करेंगे, मेहनत करेंगे, रेगुलरली अपने आप को टाइम देंगे, डायरी मेंटेन करेंगे, ये छोटी छोटी हैबिट्स आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनाएंगी। और अभी जो आपका स्ट्रेस लेवल है ना, वो यहाँ पे है। जैसे ही अक्टूबर आएगा ना, आपका स्ट्रेस लेवल यहाँ पहुँच जाएगा। जिस बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी होगी, फिर आप रफ्तार के प्रति वो करोगे कि यार रफ्तार बैच से पढ़ लेंगे। यस, पढ़ लोगे, 1.5 महीने में पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप सोचो 1.5 महीने में जब मैं पूरा सिलेबस कराऊंगा तो लगभग 6 से 7 घंटे का इनपुट तो हमारी तरफ से आपके पास पहुंच रहा होगा। फिर आपको अपने टाइम तो आपको फिर भी मैनेज करना पड़ेगा। 7 घंटे हम पढ़ाएंगे,
4-5 घंटे खुद पढ़ना पड़ेगा, 10-11 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, ऑप्शन तो नहीं है हमारे पास कुछ। फिर उस 1.5 महीने में पढ़ोगे 10-12 घंटे, तो बेहतर है कि अभी से पढ़ो ना, ताकि उस समय आपको कुछ पढ़ना ही ना पड़े, उस समय आपको केवल PYQ सॉल्व करना पड़े, आप अपने आगे फोकस कर सको स्टेट रैंक के ऊपर, आप इम्प्रूवमेंट पे फोकस कर सको। तो जो बच्चा अभी जितना अच्छे से सिलेबस को फिनिश अप करेगा, क्योंकि रफ्तार के अंदर सब पढ़ाया जाएगा, पर रफ्तार में कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी पढ़ा सकते हैं। जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं इसके अंदर जो वर्जन होगा वही वर्जन तो मिलेगा ना आपको। अब आप सोचो, ये टॉपिक आपने आज पढ़ा है आराम से 1 घंटे 1.25 घंटे में, आपने सवाल किए, सब कुछ किया। हमें इस टॉपिक को 20-25 मिनट 30 मिनट में कवर करना पड़ेगा रफ्तार के अंदर, 20 मिनट में मैक्सिमम। क्या स्थिति होगी? तो हमने पूरे साल तो कुछ नहीं पढ़ा, लास्ट के 1.5 महीने मेहनत करना चाहते हैं, वहां हम 12 घंटे भी पढ़ लेंगे, पर पूरे साल हमसे पढ़ने में दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि आपका टाइम मैनेज नहीं है, आपका लक्ष्य क्लियर नहीं है, आप डायरी मेंटेन नहीं कर रहे हो, आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो। भाई हमारे अंदर कोई बीमारी है तो उसका पता कैसे लगता है? जब हम टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं ना, उसमें आता है आपकी इन्फेक्शन है, ये है, वो है। तो क्या आपने ब्लड टेस्ट नहीं कराया इसका मतलब ये है कि आपको कोई बीमारी नहीं है? ऐसा नहीं है ना। टेस्ट का अभाव ये थोड़ी बताता है कि आप स्वस्थ हो। बिल्कुल वैसे ही आप अभी कुछ नहीं सोच रहे हो, कोई लक्ष्य नहीं बना रहे हो, डायरी मेंटेन नहीं कर रहे हो, अपने दिन को ट्रैक नहीं कर रहे हो, अपने टाइम टेबल को ट्रैक नहीं कर रहे हो, तो आप टेस्ट नहीं कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप बीमार नहीं हो। आप जब लिखोगे ना डायरी में तो आपको पता चलेगा कि आपका टाइम कहाँ कहाँ पे किल हो रहा है। उसमें लिखा जाएगा कि आज 1 घंटे बैठ करके मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स चलाई। जब लिखोगे ना कि 1 घंटे बैठ करके इंस्टाग्राम पे रील्स चलाई, उस पर गोला बनाना जोर से, फिर आपको पता चलेगा कि वहाँ टाइम वहाँ गया था। क्योंकि इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे शॉर्ट्स वगैरह इन सब में कितना समय बर्बाद होता है हमें आइडिया ही नहीं है। मोबाइल के अंदर एक ऑप्शन आता है स्क्रीन टाइम का, वो चेक करना आपका कितना है स्क्रीन टाइम। कहीं ऐसा तो नहीं है आपका स्क्रीन टाइम 5-5 6-6 घंटे हो रहा है। क्लासेस के अलावा स्क्रीन टाइम में लिखा हुआ आता है नीचे कि आशीष सिंह लेक्चर्स प्रो ऐप के ऊपर कितना है, जूम पे कितना है, और ऐसे आपका इंस्टाग्राम पे कितना है, तो चेक करना वहाँ पे जाके। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं 1.5 घंटे व्हाट्सएप ही चला रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, जिससे बात कर रहे हो उसको आप बोल सकते हो 1 साल बाद बात करेंगे, क्योंकि 1 साल बाद वैसे भी अगर दोनों में से कोई एक पढ़ के आगे निकल गया तो दूसरा वैसे ही पीछे छूट जाएगा। तो जिसके भी साथ रहने की आप कसमें वादे खा रहे हो कमेंट्स के अंदर या मैसेजेस के अंदर, कोई मतलब नहीं है। एक ही तरीका है तुम दोनों के साथ रहने का, वो है कि तुम दोनों ही टॉप कर जाओ, और उसके लिए तुम दोनों का अभी अलग होना जरूरी है। अदरवाइज या तो एक डूबेगा या दोनों डूबेंगे, और दोनों 100 पर जो डूब, अगर दोनों डूबे तो वैसे ही अलग हो गए, एक डूबा एक सक्सेसफुल हो गया वैसे ही अलग हो गए। तो आपके साथ रहने की कंडीशन एक ही है कि आप पढ़ लो शांति से 1 साल, है ना। कुछ नहीं रखा इन सब में। अपने हार्मोन्स पे काबू रखोगे तो बेटर है, अपने लक्ष्य को जितना ज़्यादा क्लियर रखोगे उतना आपके हार्मोन्स आपके कंट्रोल में रहेंगे, और जितना आपके हार्मोन्स आउट ऑफ कंट्रोल चले गए उतना आपका टाइम वेस्ट होगा। रिग्रेट्स नहीं करना, मतलब कभी भी पश्चाताप नहीं करना है कि मेरे साथ ये क्या हो गया, बट हाँ ये है कि जो हो गया वो हो गया, अब नहीं होने दूंगा। वो डायरी मेंटेन करने से आएगा, वहाँ हम लिखते हैं फिर कि ये चीज़ आज हो गई अब नहीं होगी, फिर दोबारा हो जाती है तो कोई बात नहीं वापस लिख दो। ऐसे 3-3 4-4 बार जब हम सेम मिस्टेक लिखेंगे ना तो अपने आप माइंड कहेगा कि यार ये वापस नहीं करनी, ऐसा है। ठीक है, तो मेहनत करो यार, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपकी छुट्टियां आ रही हैं, मई में आपके स्कूल्स बंद हो जाएंगे, तो वो उसको एडवांटेज की तरह यूज़ करना है। मैंने आपको बताया था ना कि उस समय को हम अच्छे से यूज़ करेंगे। तो जो 1.5 महीना है उस 1.5 महीने में हम कोशिश करेंगे कि हम हमारा 60-70% सिलेबस कवर अप करने की कोशिश करें, सो दैट जब हम पढ़ने के लिए आ जाएंगे ना कि हमारे पास 1.5 महीना में छोड़ना नहीं इस टाइम को, हम बहुत मेहनत करेंगे उस टाइम में, और आपके एंड पे ज़्यादा रहेगा क्योंकि आपको रिवीजन करना पड़ेगा साथ साथ। तो जो 5-6 घंटे स्कूल से हमें फ्री मिलेंगे ना, उसमें हमें अच्छे से अपना रूटीन बनाना है, ताकि जब हम स्कूल में जाएं तो हमारा सब कुछ पहले से पढ़ा हुआ हो। ऐसा है, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलेंगे कल से नया चैप्टर शुरू हो रहा है केमिस्ट्री में, केमिकल काइनेटिक्स। आज आपने वो लेक्चर देख लिया कि कल जो अपलोड हुआ था, कितने बच्चों ने देख लिया है? समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं है उसमें? सिंपल वो सेल्स बैटरीज हैं उसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। तो आपको वो लर्न करना है, उसमें सवाल आता है वो देखना है। संचालन है एक छोटा सा टॉपिक। अब एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको आजकल में अपलोड हो जाएंगे, तो ट्राई करो एनसीईआरटी क्वेश्चंस को, फिर सॉल्व करोगे, ऐसे पढ़ो। ठीक है, राइट तरीका यही है पढ़ने का। चलो बाय बाय।